आपको जयपुर की सड़कों पर लेकर चलते हैं, जहां आज शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशाल शानदार रोड शो किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को एक दुकान से 500 रुपए में राम मंदिर का एक 3D मॉडल खरीदकर उन्हें भेंट के रूप में भी दिया है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि यह जो खबर है, राष्ट्रपति मैक्रों के हाथ में राम मंदिर का मॉडल, अगर आप मुझसे पूछें तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। यह तस्वीर बहुत बड़ी है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इमैनुअल मैक्रों जयपुर में हवा महल के पास इस दुकान पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राम मंदिर का यह मॉडल दिखाते हुए बताया कि इसी महीने की 22 तारीख को लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 500 रुपए में राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा और फिर मैक्रों को भेंट स्वरूप दे दिया। और इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने भी यह कहा कि अब तो उन्हें अयोध्या जाकर राम मंदिर देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिस दुकान से प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का यह मॉडल खरीदा, वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का एक क्यूआर कोड लगा हुआ था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को पूरा समझाया कि कैसे भारत में अब छोटे से छोटा दुकानदार भी यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। और बड़ी बात यह है कि मैक्रों भारत में इस डिजिटल क्रांति को देखकर काफी हैरान थे, चकित थे। और राम मंदिर के मॉडल को खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूपीआई के जरिए ही डिजिटल भुगतान उस दुकानदार को किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने एक दुकान पर बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पी। और जिस व्यक्ति की यह दुकान है उसका नाम भी राम ही है, उसका नाम है राम साहू, जो प्रधानमंत्री मोदी से पहले तो चाय के पैसे लेने से इनकार कर रहा था कि मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्ती यूपीआई से 2 रुपए इस चाय वाले के यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो आज ये सारी झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों जयपुर के हवा महल गए, जिसका निर्माण वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को हवा महल की खूबसूरती और इस पर अंकित कलाकृतियों के बारे में पूरी जानकारी दी, समझाया। और मैक्रों को यह हवा महल इतना पसंद आया कि वो वहां काफी देर तक रुककर हवा महल की इस खूबसूरती को देखते रहे। और राष्ट्रपति मैक्रों आज जयपुर के ही आमेर किले भी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वहां के पारंपरिक शिल्पकारों से हुई। और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनके साथ मौजूद रही। और भारतीय छात्रों के एक समूह से भी वहां पर मैक्रों की मुलाकात करवाई गई। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने जयपुर में ही 1.5 किलोमीटर से भी लंबा एक रोड शो किया। और इस रोड शो में जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़ को शायद मैक्रों पहली बार इस तरह से सड़कों पर देख रहे थे। तो आज जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी मैक्रों को मिली है राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर, यह शायद उनके लिए एक नया अनुभव रहा होगा। आज आप इस बात को भी सोचिए कि क्या जयपुर के लोगों ने भी कभी यह कल्पना की होगी कि एक दिन फ्रांस के राष्ट्रपति उनके शहर में आएंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर की सड़कों पर इस तरह एक रोड शो करेंगे। जयपुर के लोगों ने भी कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी। वो ये तो सोचते होंगे कि मोदी उनके यहां सड़कों पर आ सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, देश के दूसरे नेता आ सकते हैं, लेकिन यह कल्पना उन्होंने नहीं की होगी कि एक दिन वो अपने घर का दरवाजा खोलेंगे या अपने घर की खिड़की खोलेंगे और सामने सड़क पर उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिखाई देंगे और वो एक खुली गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाते हुए जयपुर की सड़कों से इस तरह गुजर रहे होंगे। तो जयपुर के लोगों के लिए आज ये एक बड़ा हैरानी जैसा, एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज जैसा अनुभव था। अब आप देखिए।
une très bonne question. C'est d'ailleurs ce qui dit des deux côtés. C'est pourquoi il faut jouer un rôle très important pour nous. C'est qu'avoir des étudiants français qui viennent en Allemagne. Most environment. I have a special taste of earth also. Already paid. He's got it. And you got a confirmation there. धन्यवाद देते हैं हमारी पूरी फैमिली का। लाई थी कुल्हड़ के बारे में बताया। कुल्हड़ के बारे में उन्होंने बताया कि जो आजकल प्लास्टिक डिस्पोजल के जो चलते हैं उससे बहुत ही बेटर रूप में ये चीज है, ये यूज करके ओनली वन टाइम यूज करके फेंका जा सकता है। आपने पेमेंट कैसे लिया उनसे? जी पेमेंट हम लेना नहीं चाहते थे, पर उन्हों को क्या है डिजिटल पेमेंट जो उनको दिखाना था, डिजिटल पेमेंट ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले हैं इसमें ज्यादातर हमारे वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हैं। वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के बाद सामने जो हमारे कपड़े के हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो अंदर गए नहीं है, यहाँ से ही उन्होंने पूरा नजर देखी है। जो हमारे कपड़े के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके बारे में पूछने के बाद यहाँ तक कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये तक पूछा कि ये कहाँ बनता है, कौन बनाता है, ये सब पूछ के उनकी नजर इस पे राम मंदिर के मॉडल पे पड़ी। प्रधानमंत्री गई या राष्ट्रपति फ्रांस के उनके गई? ये हमारे मोदी जी की गई, वो जानते भी नहीं है राष्ट्रपति जी तो ये क्या चीज है। जब मोदी जी ने उनको पूरा बताया कि ये वही मॉडल है और स्टेप वाइज जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें आगे हनुमान जी हैं, ऊपर छत्र है, सब तरफ जो है राम जन्मभूमि का मेंशन है, ये सब देख के मोदी जी को बहुत पसंद आया। पसंद आने के बाद उन्होंने ये जो चीज है वो हमसे परचेज करके और कितने में परचेज किया? ये सर इसका जो है हमारा 500 रुपए का जो प्राइस है बड़े वाले मॉडल का वो उन्होंने लिया। और भीम यूपीआई से पेमेंट? भीम यूपीआई जो हमारा ये भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई यहाँ भी लगा हुआ था। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की ताकत जो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सामने, वो 500 रुपए में राम मंदिर का मॉडल खरीद के ले गए। तो जयपुर के लोगों के लिए भी ये एक बड़ा नया अनुभव था, बड़ा दिलचस्प अनुभव रहा होगा जब फ्रांस जैसे देश का राष्ट्रपति उन्हें अपने शहर की सड़कों पर इस तरह नजर आया होगा। जो कि मैक्रो जब जा रहे थे वहां वो जयपुर के लोगों से मिले भी, बातचीत भी की, उन्होंने जोर से उन लोगों का अभिवादन भी किया और जयपुर के लोगों ने भी अपना बहुत प्यार और सम्मान फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए भी ये एक बिल्कुल नया अनुभव रहा होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों के जो नेता हैं इन्होंने पहली बात इतनी कभी भीड़ देखी नहीं होती, और ऐसे लोग जो उन्हें इतना प्यार उनके ऊपर बरसाएं, ऐसे लोग जो लगातार उन्हें अपनी हॉस्पिटैलिटी से, अपने प्यार से, अपने सम्मान से इतना चकित कर दें, यह भी उनके लिए एक नया अनुभव आज रहा होगा। पहले जब दुनिया का कोई बड़ा नेता भारत के दौरे पर आया करता था तो इस तरह की जो यात्राएं होती थी या बैठकें जो होती थी दोनों देशों के बीच में, वो राजधानी दिल्ली तक ही सीमित रहती थी, जहां इन नेताओं के लिए रात्रि भोज का या लंच का आयोजन हुआ करता था और कुछ बैठकों के बाद ये नेता दिल्ली से ही अपने देश वापस चले जाते थे, या बहुत ज्यादा हुआ तो आगरा में ताजमहल देखने के लिए चले गए, इसके आगे कहीं नहीं जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को अब बदल दिया है। जनवरी 2024 में ही, अभी आपको याद होगा जब अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन चल रहा था, तब अहमदाबाद में यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। ये अभी की तस्वीरें हैं इसी जनवरी के दिन, जनवरी में जब यूएई के राष्ट्रपति यहां पर आए थे। फिर वर्ष 2015 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल ने बेंगलुरु में, वर्ष 2015 में ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वाराणसी में,
और फिर वर्ष 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात के अहमदाबाद में, और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी पिछले साल अहमदाबाद से ही अपनी भारत यात्रा की शुरुआत की थी। यानी इससे यह पता चलता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अब दूसरे देशों से आने वाले नेताओं को दिल्ली से बाहर ले जाकर भारत के अलग अलग दूसरे शहरों में लेकर जाते हैं। और भविष्य में हो सकता है कि आपके शहर में भी किसी बड़े देश का कोई बड़ा नेता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रोड शो करें। और आज उन्होंने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल ऐसा ही रोड शो किया है। यहां एक और बड़ी बात यह है कि आज जब मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दो देशों के नेता नहीं बल्कि दो पक्के दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आज इमैनुअल मैक्रों भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आए हैं, ठीक उसी तरह से पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी भी 14 जुलाई को फ्रांस के सबसे बड़े बेस्टिल डे परेड के आयोजन में शामिल होने के लिए खास तौर पर वहां गए थे। और तब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के खास मेहमान थे, और आज राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी के खास मेहमान हैं। और इस दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए तब फ्रांस ने पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो भारत का दोस्त, भाई और पार्टनर सब कुछ है। वो रिश्ता बताने से पहले आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिप्लोमेसी है, यानी जो विदेश नीति है, वो पर्सनल केमिस्ट्री पर आधारित है। अब आप देखिए, चाहे जो बाइडेन हो, उनके साथ जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो गले ही मिलते हैं, और जब आप उन दोनों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों पक्के दोस्त हैं। उसके बाद रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को देख लीजिए, जब मोदी और पुतिन मिलते हैं तो भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ बातचीत होती है और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों भी पक्के दोस्त हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपको मैक्रों के साथ आज आपको देखने को मिल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको लगता है कि ये मोदी के बेस्ट फ्रेंड है। और इसी तरह दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, जब ऋषि सुनाक आए थे वो भी केमिस्ट्री आपने देखी। तो प्रधानमंत्री मोदी की इन तमाम नेताओं के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बन गई है, और वो पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी है जब इन तमाम देशों के नेताओं के साथ, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी एक पक्की दोस्ती जैसी लगती है, और वो आपको हर तस्वीर में नजर आएगा। चाहे वो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, आपको उन तस्वीरों में एक आपसी प्यार, दोस्ती और सौहार्द अलग तरीके से नजर आएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक नए किस्म की डिप्लोमेसी है। जब वो विदेशी नेताओं को बाहर मिलते हैं या यहां पर मिलते हैं तो देखिए कितनी गर्मजोशी से और कैसे एक अलग तरह की जो केमिस्ट्री है वो दिखाई देती है सामने जो लोग देख रहे हैं उनको। तो देखिए, सारी तस्वीरें आपको यही बताती हैं। अब हम आते हैं फ्रांस के साथ हमारी स्पेशल रिलेशनशिप को लेकर। फ्रांस के साथ हमारा बहुत ही खास रिश्ता है और फ्रांस ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद अमेरिका के दबाव में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भारत पर आर्थिक और दूसरे प्रतिबंध लगा दिए थे, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने कहा कि वो भारत पर ना तो कोई प्रतिबंध लगाएगा और ना ही इस बात को मानेगा कि भारत को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया। फ्रांस की इस दोस्ती से भारत को भी समझ में आया कि यूरोप में ब्रिटेन के साथ साझेदारी बढ़ाने से अच्छा है कि फ्रांस के साथ दोस्ती की नई यात्रा शुरू की जाए। इसके लिए तब भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता हुआ, जिसे आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहां एक और कीमती जानकारी आपके लिए यह है कि आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के जिस सतीश धवन सेंटर से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वहां 1960 के दशक में पहला लॉन्च पैड विकसित करने में फ्रांस ने ही भारत की मदद की थी। वहां भी फ्रांस ही काम आया और आज यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा भारतीय मूल के 5 लाख लोग फ्रांस में रहते हैं और भारत के 10,000 युवा इस समय फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए पोस्ट स्टडी वीजा को पिछले साल ही 5 साल की अवधि तक बढ़ा दिया गया है।
वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी 6 बार फ्रांस के दौरे पर जा चुके हैं, जबकि मैक्रों तीसरी बार भारत के दौरे पर आए हैं। और यहां बड़ी बात यह भी है कि मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी से 27 साल छोटे हैं, यानी ये एक आप कह भी सकते हैं बड़े भाई छोटे भाई जैसी जो एक रिलेशनशिप है वो आपको देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 73 वर्ष के हैं और इमैनुअल मैक्रों इस समय 46 वर्ष के हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं की दोस्ती में उम्र का यह फासला आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। जहां कूटनीति की दुनिया में दो देशों के नेता अक्सर मुलाकातों में सिर्फ हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि मैक्रों और मोदी इसकी जगह एक दूसरे को बहुत ही गर्मजोशी के साथ गले लगाकर तब एक दूसरे से मिलते हैं जैसे दो पक्के दोस्तों की मुलाकात हो रही हो। और यहां आपको हम यह भी बता दें कि हमारे देश के गणतंत्र दिवस के समारोह में मैक्रों छठे फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के छठे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें हमारे देश में गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो इससे भी आपको यह पता चलता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे और मजबूत रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बता चुके हैं और वो अक्सर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी को माय बेस्ट फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति मैक्रों को दोस्त कहना ही पसंद करते हैं। और भारत की फ्रांस के साथ ये दोस्ती सिर्फ दिल वाली नहीं है, बल्कि फ्रांस के साथ हमारी दोस्ती दिल के साथ साथ डील वाली भी है। यानी दिल की गहराई तो है ही, लेकिन इसमें जेब की गहराई भी है। भारत पूरी दुनिया में रशिया के बाद सबसे ज्यादा 29% हथियार फ्रांस से खरीदता है और रफाल लड़ाकू विमान भी भारत ने फ्रांस से खरीदे। और अब तो भारत रफाल सीरीज का एक खतरनाक विमान भी फ्रांस से खरीदने वाला है, जिसे रफाल एम यानी रफाल मरीन कहते हैं। ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जिन्हें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। और भारत और फ्रांस के बीच 3 सबमरीन्स को लेकर भी एक डील हुई है, जिनका निर्माण पहले हुई एक डील के तहत भारत में ही होगा। यानी भारत और फ्रांस के बीच दिल का नहीं बल्कि डील का भी मामला है। और यहां एक बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में इस्लामिक कट्टरवाद दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये एक कॉमन बात है दोनों में। फ्रांस वही देश है जहां वर्ष 2020 में पैगंबर मोहम्मद साहब का एक चित्र दिखाने पर सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर का, स्कूल टीचर का सिर तन से जुदा करके हत्या कर दी गई थी। और हमारे देश में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 2022 में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था। भारत की तरह फ्रांस के लिए भी इस समय सांप्रदायिक दंगे एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि फ्रांस और भारत में अंतर यह है कि फ्रांस भारत की तरह लोकतांत्रिक देश है, लेकिन बड़ा अंतर क्या है? इसके बावजूद, लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद वहां स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं दे पाया। यानी जो प्रतिबंध हमने कर्नाटक में लगाने की कोशिश की थी और वो लग नहीं पाया हिजाब को लेकर, वो फ्रांस पहले ही कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष देश तो है और बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि फ्रांस में तो धर्मनिरपेक्षता के लिए स्कूलों में हिजाब पर बैन लग सकता है, लेकिन हमारे देश में जब ऐसा करने की मांग होती है तो इसी बात को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया जाता है। इसलिए आप खुद सोचिए कि दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों में 2 अलग अलग तरह की धर्मनिरपेक्षता कैसे हो सकती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सऊदी अरब को इस्लाम धर्म की जन्मभूमि माना जाता है, जिसे कट्टर इस्लामिक देश माना जाता है, जहां शराब पर अब तक कड़े प्रतिबंध थे, उसी सऊदी अरब की सरकार अब अपनी राजधानी रियाद में
शराब की बिक्री के लिए तैयार हो गई है, जिसके तहत अब वहां दूसरे देशों के गैर मुस्लिम जो डिप्लोमेट्स हैं, गैर मुस्लिम राजनयिकों को शराब की बिक्री हो सकेगी। और इसके लिए वहां एक शराब की दुकान खोली जा रही है डिप्लोमेट्स के लिए। सोचिए, जो सऊदी अरब की इस्लाम धर्म की जन्मभूमि है, वो देश समय के साथ खुद को कितना बदल रहा है, लेकिन भारत में जहां लोकतंत्र है, वहां हमारे ही देश में अभी भी पुराने जमाने के धर्मनिरपेक्षता के ख्यालात चल रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जब विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कोहराम मचा हुआ है, आपस में विवाद चल रहे हैं, अभी तक सीटों के शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, कोई रणनीति नहीं बनी है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, नेता अभी से यह बयान दे रहे हैं कि हम आपको अपने राज्य में नहीं आने देंगे, हम आपके साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है, कह रही है पंजाब में आपको सीट नहीं देंगे, और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने के चक्कर में है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम का नाम लेकर लोकसभा चुनाव के लिए आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। और उन्होंने अपनी पहली रैली उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में की है और कहा है कि मोदी चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंकता है। 22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। मोदी तो विकास का बुगल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बुगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी आप देखिए, दिन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थे, शाम को जयपुर पहुंच गए, शाम को मैक्रों को चाय पिला रहे थे और वो कहते हैं कि वो राम और राष्ट्र, ये उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। राम और राष्ट्र, प्राण प्रतिष्ठा और राष्ट्र प्रतिष्ठा। और इस वक्त जब विपक्षी दल चुनाव लड़ने की बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने के चक्कर में है, और विपक्षी दलों की ये लड़ाई एक दल जैसी बन गई है, एक ऐसा दल जिसमें बहुत सारे दल हैं और वो मिलकर दल बना रहे हैं, जिसमें सारे दल एक एक करके अब जो है एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में तब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर भी दी। तो थीम है सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और इस गाने में और इस छोटे से वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को इस वीडियो में उन्होंने समाने की कोशिश की है और जो भी उन्होंने काम किए हैं बड़े बड़े, वो सब इस वीडियो में देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि 28 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कैसे अब इन्हीं विपक्षी दलों के लिए एक दल बन गया है। 2 दिन पहले हमने आपको कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगता है जैसे इंडिया गठबंधन के प्राण निकलने ही शुरू हो गए हैं। आज जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंची, तो वहां टीएमसी के कार्यकर्ता इस यात्रा का विरोध करने के लिए
कुछ इस तरह के पोस्टर्स लेकर खड़े थे। इन बैनर्स पर लिखा था कि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ही काफी हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों को कांग्रेस की और राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के एक पार्टनर का राज्य है, जहां उनके इंडिया गठबंधन में एक पार्टनर पार्टी की सरकार है, और वहां पर राहुल गांधी को इस तरह के बैनर्स और पोस्टर्स दिखाए जाएं जिसमें यह कहा जाए कि आपकी यहां जरूरत नहीं है, तो आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन की क्या हालत है। टीएमसी के इस विरोध के बीच राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा से 2 दिन का ब्रेक ले लिया है और वो वापस अभी दिल्ली आ गए हैं 2 दिन के लिए। और कांग्रेस ने कहा है कि अब ये न्याय यात्रा 2 दिन बंद रहेगी। हालांकि हमें ऐसा पता चला है कि पश्चिम बंगाल से इस यात्रा को निकालने पर कांग्रेस में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी इस यात्रा से न्याय किसके लिए मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। और इसलिए कांग्रेस को अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि वो पश्चिम बंगाल में न्याय किससे मांगे, और शायद इसीलिए राहुल गांधी इस यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। लेकिन यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है कि उन्हीं की पार्टनर ममता बनर्जी कल ये कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और आज ममता बनर्जी के ही कथित रूप से कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी को वापस जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह कि जब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ असल मुद्दों की लड़ाई लड़नी थी, तब राहुल गांधी असल मुद्दों को छोड़कर असम में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में वो उलझ गए, जिससे ऐसा लगता है कि वो देश के चुनाव के लिए नहीं बल्कि असम के चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनका मकसद असम के चुनावों में कांग्रेस को जिताना है। और हेमंत बिस्वा शर्मा भी ऐसा लगता है, उन्होंने कहा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहले आप मुझसे निपटिए, उसके बाद मोदी तक जाइए। राहुल गांधी की लड़ाई लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से है या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें पहले ही अपने साथ उलझा लिया है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा से मुकाबला कर रहे हैं, मोदी तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये भी एक बड़ी बात है, जहां राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, उन्हें यह सोचना होगा कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नहीं है। और ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई और उन्होंने राहुल गांधी को अभी अपने साथ ही अटका लिया, अपने साथ ही उलझा लिया, और राहुल गांधी की पूरी जो एनर्जी है, शक्ति है, उसको उन्होंने असम में ही जो है पूरा कंज्यूम कर लिया। अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय पूरे देश में भगवान श्री राम के नेत्रों के बारे में चर्चा क्यों हो रही है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को देखकर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। लेकिन उससे पहले आप रामलला की आज की छवि के दर्शन कर लीजिए। मैं जानता हूं करोड़ों परिवार भारत में ऐसे हैं जो जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप ब्लैक एंड व्हाइट में कम से कम हमारे पास जब भी मौका आएगा हम आपको रामलला के दर्शन कराते रहेंगे। तो आज के दर्शन आप कर लीजिए, जिसमें उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर आने वाले लाखों लोगों ने दान देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना दान और इतना चंदा आ रहा है। पहले दिन 23 जनवरी को लोगों ने राम मंदिर की दान पेटियों में 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान राम मंदिर को दिया। एक दिन में 3 करोड़ 17 लाख, और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह पैसा लोगों ने स्वेच्छा से राम मंदिर में रखी गई दान पेटियों में डाला है। कल हमने आपको यह भी बताया था कि जब किसी प्रतिमा को देखकर लोगों में एक साथ आनंद का भाव जागे और एक अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूने लगे, तो इसी से पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। कल बहस यह चल रही थी, विश्लेषण हमने आपके लिए यह किया था कि यह कैसे पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो
यह पता चला कि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, भगवान का वास जब उस प्रतिमा में हो जाता है, तो सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगती है और उनके हृदय में वो अनुभव पैदा होता है, वो उसको समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि उनके भगवान उनके आसपास है। और कल मैंने आपको अपने अनुभव से भी यह बताया था कि उस दिन वहां मौजूद तमाम लोग एक साथ भावुक हो गए थे। वहां जितने लोग मौजूद थे एक साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू रुक नहीं पा रहे थे। कल मैंने आपको अपने अनुभव से यह बात बताई थी और आपसे यह भी कहा था कि आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। आप लोग टीवी पर आपने देखे होंगे प्राण प्रतिष्ठा के जो उनकी तस्वीरें हैं और आप में से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें पत्र लिखे हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, सोशल मीडिया पर लिखा है और मैंने जो आपसे कहा कि उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ था, आप हमें उसके बारे में बताएं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसके बारे में बताया है। और कुछ एक दर्शकों की चिट्ठियां मैं आपके सामने पढ़ता हूं। संगीता खत्री हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने हाथ से लिखकर एक चिट्ठी भेजी है जो आपकी स्क्रीन पर है, अपने हाथ से देखिए। और मैं आज के जमाने में देखिए कौन हाथ से चिट्ठी लिखता है, लेकिन वो लिख रही हैं और कहती हैं कि हमने भगवान के नेत्र देखे और बस दर्शन करते ही आंखें भर आईं। मेरा बेटा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसका ध्यान अपने काम पर था। उसने मुझे रोते हुए देखा और पूछा क्या हुआ। मेरे पास जवाब नहीं था, आंसू रुक नहीं रहे थे। जब शक्तियों के दर्शन होते हैं और उनकी उपस्थिति वहां रहती है तो ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसा संगीता जी कह रही हैं। फिर वो कहती हैं यदि मन पवित्र हो, भक्ति सच्ची हो, अहंकार ना हो तो भगवान जरूर आते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है पर साझा नहीं किया क्योंकि सामने वाले को झूठ लगता है। देखिए ये भी एक बड़ी बात है, हो सकता है आपको भी अनुभव रहा हो। और संगीता जी कहती हैं कि मुझे अनुभव हुआ लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, ये सोचकर कि लोग शायद मजाक उड़ाएंगे या बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। फिर वो कहती हैं कि आपके शो के माध्यम से अगर आप नई पीढ़ी को विश्वास दिला सकें तो उनके जीवन में भी नई तरंग, उत्साह आ जाएगा। तो ये संगीता जी की चिट्ठी मैंने आपको पढ़कर सुनाई। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल लिखे हैं। देखिए दिलीप सिंह भिलाई से लिखते हैं, मैं एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं। I was burst into tears when I saw राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। We always watch your black and white show। ये उन्होंने लिखा है कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऋषिका दुबे लिखती हैं राइटिंग दिस मेल while watching your show black and white। वो कहती हैं कि as you rightly said, we sitting remotely could actually feel Bhagwan's energy. Tears were rolling down, unstoppable. Everybody at my home were in tears of joy। तो ऋषिका कह रही हैं कि उनके घर में तमाम लोग जो है उनको आंसू आ रहे थे। देखिए अभी अगली तस्वीर ये निहारिका पाल ने हमें भेजी है और वो लिखती हैं वी आर सो हैप्पी सुधीर सर, इट इज नॉट जस्ट मूर्ति, इट्स एन इमोशन फॉर अस। और देखिए उन्होंने अपनी फोटो लगाकर हमें भेजी है कि कैसे वो टीवी पर ही भगवान श्री राम के दर्शन कर रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन। इसी तरह सरिता मित्तल हमारी एक दर्शक हैं, वो ये कह रही हैं कि वो न्यूजीलैंड में रहती हैं और न्यूजीलैंड में वो यूट्यूब पर ये देख रही थी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। और वो लिख रही हैं कि आई एम अ मेंटली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रांग पर्सन, एजुकेटेड, और मेरी उम्र है 53 वर्ष। और जब ये सब चल रहा था आई वॉज अलोन इन द रूम, आई केप्ट वॉचिंग एंड टीयर्स केप्ट रनिंग थ्रू माई आईज। I had a strange sensation, was filled with joy, was smiling and crying at the same time. I could sense as if Ram, in the form of a 5-year-old, was happy, was playing and running around in the courtyard of the temple. How could anyone take away from him what belonged to him? वो ऐसा लिखती हैं और फिर कह रही हैं I could never imagine myself crying like that, but it did happen. You can't imagine the sensation, the joy and the tears that I experienced. और वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद मैंने अपने आप को ये बताया कि यहां भगवान हैं, यानी उन्होंने इतना दूर न्यूजीलैंड में बैठे हुए भगवान को महसूस किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने हमें लिखा है, लोग क्या कह रहे हैं कि ये भावुकता और भक्ति भाव मैंने भी अनुभव किया, मेरी भी अश्रुधारा बह निकली श्री राम की भक्ति प्रेम में। प्रभात श्रीवास्तव कहते हैं आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हुआ। शीतल सिंह उनका संदेश है, वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण हर सच्चे भावुक
भक्त के आंखों से अश्रुओं की गंगा बहाने वाला था। एक और दर्शक हैं शोभित, वो लिखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय मेरे रोंगटे खड़े थे, आंखों में आंसू थे और एक अलग ही तरह का अनुभव था, जैसे शरीर हल्का होकर हवा में उड़ रहा हो। धर्मेश सहाय वो लिखते हैं कि 12:27 पर और 12:27 से 12:38 तक वो लगातार रोते रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यही बात कह रहे हैं कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, हमारे पूरे परिवार की आंखों में से आंसू आने लगे। और मैं पढ़कर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं। देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास हमारे एक दर्शक हैं जुबीन, उनका नाम है जुबीन भाडा, महाराष्ट्र से लिखते हैं और वो कहते हैं, वो पारसी हैं और देखिए ध्यान से सुनिएगा उनकी बात। वो कहते हैं, माई फैमिली बीइंग अ पारसी फैमिली, द minorest of community were so happy on 22nd Jan that a magnificent Sri Ram Mandir had been built. We mesmerized watching the live प्राण प्रतिष्ठा ceremony on आज तक। देखिए, जो हमारे देश में सबसे छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है पारसियों की, और एक पारसी परिवार ये सब लिख रहा है। एक और दर्शक हैं जो लिखते हैं कि मैंने अपना बीपी चेक किया मशीन से, तो मेरा बीपी 150/120 आया, जबकि मुझे बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय यानी कई दर्शकों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। एक कुवैत से दर्शक लिखते हैं कि मैं कुवैत में मोबाइल फोन पर यह पूरा समारोह मैंने देखा और मेरी आंखें भर आईं और मैंने अपने दोस्तों में मिठाइयां भी बांटी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो टीवी पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे हैं और वहीं से भक्ति भाव में लीन है। देखिए, उनका वीडियो भी देख लीजिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, देखिए, आप में से बड़ी संख्या में दर्शकों ने लिखा है, मैं सबके संदेश नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपको यह बता सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने बताया कि आपको कैसा महसूस हुआ। इससे सनातन धर्म को बल मिलेगा, भगवान श्री राम की भक्ति को और ज्यादा बल मिलेगा। और मेरा आपसे आज एक ही कहना है कि भगवान श्री राम को लेकर, अपने भगवान को लेकर आपके जो भाव हैं उन्हें दबाइए मत, उन्हें किसी से छिपाइए मत। ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, ये मत सोचिए कि कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी भावनाएं दूसरे लोगों को बताइए, क्योंकि यही आपके लिए अंतिम सत्य है। और आपको याद होगा, हमने आपको झारखंड की एक 85 वर्ष की महिला के बारे में भी बताया था, जिनका नाम है सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी ने राम मंदिर के लिए 30 वर्षों तक मौन व्रत रखा। उन्होंने यह शपथ ली थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा, जब तक रामलला अपने मंदिर में नहीं आ जाएंगे टेंट से, तब तक वो मौन व्रत रखेंगी, अपने मुख से एक शब्द भी बोलेंगी नहीं। और 30 साल तक वो बिल्कुल शांत रहीं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो भी भावुक हो गईं और उन्होंने रोते हुए अपना यह व्रत तोड़ा और सीताराम बोलकर अपने मौन व्रत को तोड़ा। आप भी आज उनका ये वीडियो देखिए। तो देखिए, 85 वर्ष की यह महिला रोने लगी और 30 वर्ष के बाद पहली बार उन्होंने अपने मुख से कुछ बोला है और पहली बार फिर उन्होंने 30 साल के बाद अपना मौन व्रत तोड़ा, भगवान श्री राम की प्रतिमा को देखकर, उनके दर्शन करने के बाद। और यही भावना हमारे देश में करोड़ों करोड़ों परिवारों की है। अब बड़ी बात यह है कि भगवान राम की प्रतिमा में उनकी आंखें यानी उनके नेत्र लोगों को सबसे ज्यादा मंत्र मुक्त कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि भगवान राम के नेत्र हकीकत में भी ऐसे ही थे कि वो लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया करते थे। इसलिए पूरे देश में जब से ये प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा भगवान श्री राम के नेत्रों की हो रही है। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई एक बार उनकी आंखों में आंख डालकर देख लेता था तो वो उनका सदा के लिए भक्त बन जाता था। और इस प्रतिमा में जब आप भगवान श्री राम के नेत्र देखेंगे तो आप भी उनमें डूब जाएंगे। रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण और भागवत पुराण में भगवान राम की आंखों को कमल पत्र के समान बताया गया है, जिसके लिए पद्म पत्राक्ष, कमल पत्राक्ष और कमल लोचन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पद्म प्रताक्ष और कमल प्रताक्ष मन हरने वाले होते हैं और इसीलिए जब रामलला की प्रतिमा में उनके प्राणों की स्थापना हुई तो इस प्रतिमा के नेत्रों ने
सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और लोगों की आंखों से अपने आप अश्रु बहने लगे। तो आपने भी देखा होगा पूरे देश में इस समय लोग भगवान श्री राम के नेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस समय हमारे पास ये आई है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है कि अब से आधुनिक मदरसों में भगवान श्री राम की कथा को भी पढ़ाया जाएगा छात्रों को। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने, जो उनका नाम है शादाब शम्स, उन्होंने कहा है कि इस देश को औरंगजेब जैसे शासकों के बारे में नहीं बल्कि भगवान श्री राम के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी कहानी को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है और कितना बड़ा बदलाव है कि अब हमारे देश के मदरसों में, चाहे कुछ मदरसों में ही सही, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का यह कहना है कि मदरसों में वो चाहते हैं कि भगवान राम की कहानी छात्रों को पढ़ाई जाए। तो हमने आपको कहा था कि बदलाव आएगा और देखिए वो बदलाव कैसे धीरे धीरे आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वक्फ बोर्ड है मुसलमानों की एक संस्था है। मुसलमानों की इस संस्था ने कितना बड़ा बयान दिया है, कितना सकारात्मक बयान दिया है। और इस बयान से आप देखिए इन दोनों जो संप्रदाय हैं उनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती होगी, कितने गहरा प्यार का एक नया रिश्ता बनेगा। और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वो देश के हिंदुओं के लिए तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, क्योंकि उनके भगवान का यहां जन्म हुआ था, वो इस स्थान को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, वो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। वहां उस मस्जिद का कोई महत्व नहीं था, उस मस्जिद में वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे। उस समय अगर मुसलमानों के जो नेता थे उन्होंने सही कदम उठाया होता, सही फैसला अगर उन्होंने लिया होता और वो ये कह देते कि हमारे लिए इस मंदिर का इतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि का महत्व है, हम इस प्रॉपर्टी को, इस स्थल को खाली करते हैं, आप ले लीजिए और अपने भगवान का विशाल भव्य मंदिर बनाइए, तो सोचिए हमारे देश की जो आज तस्वीर है ये बदल चुकी होती। उस समय अगर मुस्लिम समाज के नेताओं ने अपनी बुद्धि से काम लिया होता, लेकिन उस समय राजनीति हुई, नेताओं ने नेतागिरी की, उसके बाद बाकी के जो दूसरे नेता थे उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक देखा और फिर 500 वर्षों तक आप देखिए ये विवाद चलता ही चला गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी है। और इस सर्वेक्षण में यह पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भव्य मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं और ये प्रमाण बताते हैं कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यानी ये सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कह रही है कि औरंगजेब ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। और अब ये जो रिपोर्ट है ये दोनों पक्षों को दी गई है, हिंदू पक्ष को भी दे दी गई है और मुस्लिम पक्ष को भी दे दी गई है कि भाई आप भी पढ़ लीजिए कि क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं और इनमें आपका क्या जवाब होगा, आप पढ़कर तैयार कर लीजिए। 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट कहकर लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ एक नया मंदिर बनवा दिया जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद जारी है और यह मामला अब अदालत में है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद साबित हो गया है कि यह मस्जिद भी मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, मंदिर को नष्ट करने के बाद ही बनाई गई है। कल शीशा था तो सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो सब बच कर जाते हैं और यही समय का चक्र है।